आज हम लोग जो देखेंगे वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का विकास, कि भारत में संविधान कैसे कैसे आया। संविधान का विकास पढ़ रहे हैं हम लोग। इस क्रम में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, सेवनटीन 1773 का। और क्या पढ़ा? अमेंडिंग एक्ट, संशोधन अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, 1781। अब हम लोग हैं पिट्स इंडिया एक्ट पर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो हम लोग पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। अबाउट या के बारे में, इसके बारे में पहली बात है, यह कानून, एक्ट लिखा हुआ तो कानूनी हो गया। यह कानून ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन का मतलब उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पिट्स द यंगर द्वारा, पिट्स द यंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके जो मुख्य प्रावधान थे वो हम लोग देखते हैं कि क्या थे इसके मुख्य प्रावधान। ठीक है। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम फिर आपको रिमाइंड कराते हैं यहाँ पर, जो हम लोग पिछली क्लास में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है कहाँ से कहाँ तक, कंपनी रूल पढ़ रहे हैं। कंपनी रूल है कहाँ से, 1773 से 1758 तक का हम लोग पढ़ रहे हैं। कंपनी के बारे में दो चीज़ें हैं, निजी कंपनी थी, निजी या प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, ये व्यापारिक कंपनी थी, मतलब व्यापार करती थी। तीसरा, इसे एकाधिकार था व्यापार पर, जैसे हम व्यापारिक एकाधिकार लिखते हैं, व्यापारिक एकाधिकार मतलब सिर्फ एक ही कंपनी को अनुमति थी व्यापार करने की। कहाँ से? व्यापारिक एकाधिकार था भारत से व्यापार करने के लिए, मतलब भारत से ब्रिटेन को सामान लाना और ले जाना सिर्फ एक ही कंपनी करती थी, से व्यापार पर। ये क्यों जरूरी है 4 पॉइंट? क्योंकि आगे इसी पर है सारा कुछ, ये आप लोग बार बार याद रखें। अब यहां से हम पढ़ते हैं प्रावधान किसकी, पिट्स इंडिया, पिट्स एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे ईस्ट इंडिया एक्ट के लिए वो क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। पहली बात इसमें किया गया, कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के कार्यों को अलग अलग किया गया। एक्ट ने कहा कि कंपनी अलग अलग कार्य करेगी, जो काम एक साथ हो रहे थे उनको कार्यों को डिफरेंशिएट किया गया।
कैसे? कंपनी कौन से काम कर रही थी? एक तो व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्य में क्या था? सामान भारत से लेती थी और ब्रिटेन में बेचती थी। ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम कौन सा कर रही थी? पॉलिटिकल काम भी करने लगी थी। कौन से? राजनीतिक या राजनैतिक। पॉलिटिकल फंक्शन। तो इसके दोनों काम को कहा गया अलग अलग होंगे। एक पॉलिटिकल काम है आपका, एक व्यापारिक काम है। कंपनी मूल रूप से कौन सा काम कर रही थी? कंपनी का काम क्या होता है? व्यापार करना। जैसे भारत में ही कोई कंपनी है, टाटा जी की या अंबानी जी की, अदानी जी की, तो क्या करते हैं? उनका काम है व्यापार करना, वस्तुएं बनाना, बेचना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। लेकिन सरकार जैसे कह रही है वैसे करना, ना कि अदानी या जो भी हमारे यहाँ कंपनीज हैं उनका ये काम है कि किसी भी देश में जाएं, वहाँ पर आक्रमण करें, उस पर क्षेत्र पर कब्जा कर लें, जो कि ये लोग कर चुके थे। ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। कैसे? अब 1764 में जो युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध था? बक्सर का। स्टोरी समझिएगा, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि की इन लोगों ने। कोई कंपनी संधि कैसे कर सकती है? ये कौन सा काम था इसका? पॉलिटिकल काम है। यहाँ युद्ध कर रही है कंपनी, काम क्या है उसका? व्यापार का काम था। व्यापार का अनुमति व्यापार की मिली, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? युद्ध कर रही है। संधि कर लिया। संधि करके इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर ली। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी का मतलब लगान वसूलना, केस सुनना। उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो कि एक कंपनी नहीं कर सकती, कोई एक देश कर सकता है। यहाँ पर एक कंपनी ने कर लिया था। तो ये जो काम थे व्यापार के अलावा कंपनी की, युद्ध कर रही, संधि कर रही, क्षेत्र पर लगान वसूल रही, ये सब क्या है? पॉलिटिकल काम हो गए। इसी काम को इसके अलग किया गया। युद्ध, संधि, ये सारे जो काम थे वो अलग कर लिए गए कि व्यापारिक काम अलग होगा आपका, राजनीतिक काम अलग होगा। अब अलग क्यों किया गया ये समझना हमारे लिए जरूरी है। अब कैसे अलग किया गया? कहा गया कि जो व्यापारिक काम है इसको मैनेज कौन करेगा भाई? इसको मैनेज करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आप लोग समझ रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? तो जैसे ही एक कोई कंपनी, आज भी कोई कंपनी बनाता है, मान लीजिए एक कंपनी है, तो इसमें जिनकी पूंजी लगी होगी वो क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर। और ये शेयर होल्डर जो होते हैं ये होते हैं मालिक। किसके? कंपनी के। लेकिन ये पूरी कंपनी का काम नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं शेयर होल्डर? शेयर होल्डर एक व्यक्ति हो सकता है या कई व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है। तो ये शेयर होल्डर बनने के बाद आप कंपनी के मालिक हो गए। और जब आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं तब आप कुछ लोगों को चुनते हैं, चुनाव करते हैं। कई लोग हुए तो इलेक्शन कर लिया, चुनाव करते हैं कुछ लोगों का, जिन्हें बोलते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब निर्देशक, जो निर्देश देता हो। तो डायरेक्टर्स जो बनते हैं, तो कई डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स का समूह, यही कहलाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये लोग कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी को जो लाभ होगा उससे शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? लाभांश। उसी को डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड। ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने हुए लोग। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वो, इनकी एक संख्या होती थी, वो संख्या हम यहाँ बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप इतना ही समझिए शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
शुरू से जब से कंपनी बनी तभी से ये लोग हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो शुरू में व्यापारिक काम कर रहे थे, अब वो व्यापारिक काम ही करेंगे। पहले पॉलिटिकल काम भी करने लगे थे जब युद्ध हो गया बक्सर का, या उससे पहले कहीं युद्ध किया, संधि किया, सब इनके निर्देशन में चल रहा था। तो अभी अलग कर दिया गया है कि आप सिर्फ यही काम देखिए जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है, चुना गया है। कौन सा? पॉलिटिकल का, ठीक है। और पॉलिटिकल क्या कहते हैं? व्यापारिक कार्य करिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल काम कौन करेगा? पॉलिटिकल कार्य के लिए एक बॉडी बनाई गई। एक बॉडी का मतलब होता है संगठन, यहाँ शरीर से मतलब नहीं, एक बॉडी संगठन बनाया इस एक्ट के तहत। उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, क्या नाम था इसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कौन से एक्ट के तहत किया गया था? आपको बताना है 1784 के एक्ट के तहत, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्य कितने होंगे फिर? तो इसमें सदस्य बनाए गए 6। 6 सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति क्राउन करेगा, ब्रिटिश क्राउन। क्राउन का मतलब है किंग, ब्रिटेन के राजा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा। अब ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्ति करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर्स की, तो इनकी जो निष्ठा होगी किसके प्रति होगी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति होगी, क्योंकि उनको हटा भी सकता है। जब ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा होगी, इसका मतलब है ब्रिटिश की पार्लियामेंट के प्रति निष्ठा होगी, ठीक है। ब्रिटिश की पार्लियामेंट के प्रति निष्ठा होगी, उसके प्रति काम करेंगे, ठीक। अब ये दो संगठन बैक टू बैक बन गए बराबर पे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यहां एक चीज आपको जो समझनी है स्पष्ट रूप से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बड़ा कौन? बड़ा से मतलब पावरफुल। यहां से लिखते हैं अलग से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसी एक्ट में ये प्रावधान किया गया। एक तो ये प्रावधान हो गया आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसी में हो गया। तीसरा, अब कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कहाँ बैठते थे? ये ब्रिटेन में, ये भी ब्रिटेन में। ये लेटर भेजते थे भारत। भारत मतलब भारत में जो कंपनी है, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। पत्र का मतलब कोई संधि हुई, कुछ हुआ, पैसा कितना इकट्ठा हुआ, बहुत सारी चीजें करस्पॉन्डेंस होता है। तो ये लोग ऐसे करस्पॉन्डेंस करते थे। इस एक्ट के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी पत्र किससे गुजरेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास भेजे जाएंगे। चाहे भारत से आने वाले पत्र हों, वो यहां आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजेगा। या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कोई पत्र अगर कंपनी के पास भेजा जाना है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पत्र भेजेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेटर भेजेगा यहां, और इस लेटर में बदलाव भी कर सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर थी कितनी कम हो गई? बहुत सारी कम हो गई, ठीक है। इतना हम लोग समझ चुके हैं। इसमें सबसे जरूरी तो था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन और उसके काम, जो आपने स्मूथली समझ लिया, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट जो हमने देखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसी से एक निष्कर्ष निकलेगा क्या? अब देखिए कंपनी तो एक है,
लेकिन निर्देश कितने लोग दे रहे हैं? 2। तो द्वैध शासन की शुरुआत हुई, डबल गवर्नमेंट की शुरुआत, द्वैध शासन, डबल गवर्नमेंट की शुरुआत। शुरुआत या स्थापना। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी निर्देश दे रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी दे रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुना हुआ किसने? शेयर होल्डर्स ने। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल पार्लियामेंट का है वहां की, तो दोनों का एक साथ कंट्रोल हो गया। ठीक, आप लोगों को द्वैध शासन पर जो डाउट है इसके लिए हम लोग अलग से क्लास में देखेंगे, क्योंकि कई बार द्वैध शासन आया गया, बंगाल में लगाया, कंपनी पर लगा, भारत में भी आया 2 बार। क्या है वो हम लोग सेपरेट क्लास में स्पष्ट रूप से देख लेंगे किसी दिन। ठीक है, इसके अलावा एक काम इसमें और हुआ, क्या? हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ईसी में लिख दे रहा हूं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद। इसको कर दिया गया 1+3, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य 3 हो गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य कितने कर दिए गए? 3, 4 से कम करके 3 कर दिए गए। एक तो आपका गवर्नर जनरल है, जी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और 4 जो कार्यकारी परिषद में सदस्य थे उनको हटाकर कर दिया गया 3। 4 किस में किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको जो नोट में लिख लेनी है, इस अंश में क्या है, जो कंपनी की टेरिटरी थी भारत में, कंपनी के क्षेत्र को अब कहा जाने लगा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, इसके बाद से इसका नाम हो गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। पोजीशन मतलब पजेस रखना, तो वहीं से पोजीशन है, जैसे कि रखना ही समझ लीजिए कि ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र भारत का ये है इसका मतलब। ठीक है, दूसरा, ब्रिटेन की संसद को कंपनी के प्रशासन पर सुप्रीम कंट्रोल मिल गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण कंट्रोल, कंपनी के प्रशासन पर सुप्रीम कंट्रोल, सर्वोच्च नियंत्रण। क्यों? क्योंकि सारे लेटर्स तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से जाएंगे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन बैठा है? ब्रिटिश सरकार के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसको एनालाइज करके ये हम निष्कर्ष निकालते हैं। और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा एक्ट आता है 1786 का अधिनियम करके है, बहुत माइनर सा है, कभी कभी पूछ लेते हैं इसमें से, क्योंकि कॉर्नवालिस ने आने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। 1785-86 में आया, तो कॉर्नवालिस की जो शर्तें थी, कॉर्नवालिस भारत आया बंगाल का गवर्नर जनरल बन के, तो उसने 2 शर्तें रखी कि गवर्नर जनरल हम तब बनेंगे जब हमें 2 ये पावर्स मिलेंगी। तो उसकी 2 शर्तें थी जो मानी गई थी इस अधिनियम में। एक, मुख्य सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को, मुख्य सेनापति की शक्तियां 2,
या दो या दी गई, किसको? गवर्नर जनरल को। दूसरा, वीटो पावर चाहिए थी उसको, वीटो पावर किसको मिली? गवर्नर जनरल को। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर होता है कि ओवर राइडिंग पावर। जैसे पहले क्या था कि गवर्नर जनरल जो था तो 1+4 था, फिर उसको 1+3 किया गया। तो निर्णय जो लेने थे, निर्णय वो लेने थे मेजॉरिटी के आधार पर, बहुमत के आधार पर लेना था। निर्णय लेना था बहुमत के आधार पर। कैसे? इसको एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कैसे। कितने लोग हैं? 1+3, एक गवर्नर जनरल, 3 उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य। ठीक, अब बहुमत कैसे बनेगा? मान लीजिए कोई विषय आया कि कर्नाटक पर आक्रमण करना है कि नहीं करना है, तो गवर्नर जनरल एक तरफ हो गया, 3 सदस्य एक तरफ हो गए। गवर्नर जनरल का आक्रमण करने के लिए यस, ये कह रहे हैं नो, आक्रमण नहीं होगा कर्नाटक पर। तो परिणाम क्या होगा इसका? कि आक्रमण नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल क्या होगा? नीचे हो गया, उसकी बात नहीं मानी गई। अब इसका विकल्प क्या है? वीटो पावर। अब यही गवर्नर को दे दिया जाए वीटो पावर। अब ये क्या करेगा? अब इसको इस मामले पर मान लीजिए कि आक्रमण करना है और वीटो पावर मिली हुई है, तो ये क्या करेगा? सीधे कहेगा कि हम अपने वीटो पावर यूज करते हैं और इनका निर्णय रद्द करते हैं। और फिर ये नो जो था, ये नो क्या हो जाएगा? एस में तब्दील हो जाएगा। तो हर जगह वीटो पावर का मतलब सिर्फ यही है, किसी को नकारना, हम बात नहीं मानेंगे आपकी। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इसे, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो परमानेंट मेंबर हैं उनको वीटो पावर मिली हुई है, सेम तरीके से यूज होती है। और रूल्स देखने होते हैं कैसे है वीटो पावर। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है कि कोई मुद्दा आया, एक व्यक्ति ने भी वीटो पावर यूज की कि हम सहमत नहीं हैं, तो मुद्दा पास नहीं होगा। ठीक, ये आपको 1786 अधिनियम से 2 पावर्स मिली थी कॉर्नवालिस को।